मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आप लोग का फिजिक्स टीचर। जैसा आप लोग जानते हैं, आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा आज मैं आप लोगों का टॉपिक्स को कंप्लीट कर देने का। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग के टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक्स को मैंने आपका सीरीज ऑफ पैरेलल क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज आपका हम पढ़ेंगे जिसमें आपका पहला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, आइए ओम्स लॉ क्या होता है सबसे पहले वह जान लें कि ओम्स लॉ क्या कहता है। कि ओम्स लॉ है आपका जैसे कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करेंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. That is, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आपका करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो वह उसके पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट मीन्स आपको यहाँ मैंने दो वे में बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दोनों लिखा है। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने आपका एक रेजिस्टेंस लिया है जो है आपका R। तो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है कि R इज अ रेजिस्टेंस एंड अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आइए ये R क्या है वो जान ले। तो रेजिस्टेंस कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड टू स्ट्रेंथ ऑफ अ कंडक्टर I flowing through it. Resistance is a natural property of a conductor which oppose the flow of electric current through it. जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि रेजिस्टेंस जस्ट लाइक आपका एक बैरियर होता है। किसी भी सर्किट डायग्राम में अगर हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ करंट को हम थोड़ा रोक रहे हैं इन द सेंस मतलब कि उसको पूरी तरीके से रोकते नहीं है। जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो हमारा फ्लो करता है कंडक्टर में उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही हम मतलब फ्लो कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, कि किस तरह से ये हमारे फ्लो को रोकता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक, तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस आपका एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो उसको अपोज करता है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम होता है। ठीक है, जिसको हम आपका ओमेगा बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it under the influence of 1 volt potential difference across its ends. ठीक है, आइए इसके साथ हम आपका नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कैसे होता है। दैट मीन्स वेरीफाई किस तरीके से हम करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ स्टेप वाइज सारा लिख दिया है पॉइंट। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें आपका पहला पॉइंट है कि सेटअप अ सर्किट कंटेनिंग अवर कंपोनेंट टू स्टडी द ओम्स लॉ। ओके, व्हेन की के इज क्लोज दैट मीन्स उसको हम प्रेस करते हैं जैसे कि ओपन हो, और जैसे कि आपका पास स्विच होता है तो स्विच को आप ऑन करते हो ऑफ करते हो। ठीक है, तो यहाँ क्लोज का मतलब हो गया स्विच मेरा ऑन हो गया और ओपन का मतलब हो गया कि स्विच मेरा ऑफ हो गया। तो वही बोला गया है कि इफ की के इज क्लोज द करंट स्टार्ट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, द करंट आई इन द सर्किट इज चेंज बाय द एडजस्टिंग द रियोस्टेट। जैसे कि रियोस्टेट आपको मैंने बताया था कि आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस होने के साथ क्या है आपका हर पॉइंट मतलब कि मेरा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में हम देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ रियोस्टेट हम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर पॉइंट पे हम आपको देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है मेरा आपका कांस्टेंट आता है। ठीक है, हर पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ता है। तो हर पॉइंट पे मेरा जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कांस्टेंट आता है। वही हम लोग आपको यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, so the current I in the circuit is changed by adjusting the rheostat as it changes the resistance R of the circuit. The reading of voltmeter V and ammeter are taken. This reading give us the value of potential difference across the resistance and the current flowing through it. Okay,
तो when we plot a graph between value of v and corresponding value of I, we get a straight line passing through the origin O, and the straight line passing through the origin O gives the resistance for those particular value. It is found that v by I is practically constant. जैसा कि मैंने आपको बताया था, R आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा हर पॉइंट पे, ठीक है, वही आपका है. तो thus this verifies the Ohm's law. The Ohm's law should be verified only at a constant temperature. If the temperature varies, then Ohm's law may fail. Continuous flow of current through changes the temperature between the circuit. तो आइए आपका हम देखते हैं कि किस तरीके से यह हमारा ग्राफ है. तो ग्राफ हमारा यहाँ करंट वर्सेस वोल्टेज को है, आपको वोल्टेज वर्सेस करंट भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आने के लिए हम आपका R लिखते हैं, तो यानी V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है. लेकिन हमारा जो यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है, वेलोसिटी वर्सेस करंट ना लेके करंट वर्सेस वेलोसिटी बोल रहे हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट ना लेके करंट वर्सेस वोल्टेज लिया है. इसीलिए यहाँ आप देख रहे हो कि 1/R इज इक्वल टू डेल्टा I बाई डेल्टा V है, ठीक है. ये डेल्टा इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन करंट है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जैसे कि जीरो में तो आपका ओरिजिन है, तो आपका वोल्टेज भी जीरो है और करंट भी जीरो है. लेकिन जैसे ही हम 1 वोल्ट सप्लाई करते हैं तो मेरा 1 एम्पियर का करंट आता है. तो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता देते हैं. हम आपको हाँ जैसे इस तरीके से है, तो आपका ये इधर से हो जाएगा और ये आपका ऐसा, ठीक. फिर जैसे कि आपका 2 होता है, थोड़ा आप लोग बनाइएगा तो सीधा बनाइएगा, जैसा मैं ये कर रहा हूँ ग्राफ में आप लोग भी कर दीजिएगा, ठीक है. फिर उसी प्रकार से 3 का है इस तरीके से, ठीक है. फिर आपका 4 का है, ये मैं आप लोग को 4 वाला कर दे रहा हूँ. ठीक है. आपका कुछ इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है. तो आपका ये 1/R है क्योंकि हमने आपका करंट वर्सेस वोल्टेज लिया है. लेकिन अगर हम ये आपका वोल्टेज वर्सेस करंट लेते तो ये आपका R होता. ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ The graph of Ohm's law always gives a straight line passing through the origin which give us the resistance, ठीक है. यानी जो आपका ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ये आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका कांस्टेंट दिखाता है, ठीक है. फिर हायर स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स द हाई रेजिस्टेंस वेयर लोअर स्लोप ऑफ हैज लो रेजिस्टेंस. अगर वोल्टेज करंट ग्राफ में अगर आपका स्लोप हाई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हाई है तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस होगा. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वोल्टेज वर्सेस करंट वर्सेस वोल्टेज में है, आपका इधर का स्लोप आपको हाई लगेगा तो ये हाई होगा, ठीक है. ये करंट वोल्टेज का है, क्योंकि वोल्टेज वर्सेस करंट दे देंगे तो आपका जो स्लोप हो जाएगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जिसका स्लोप कम है, मतलब लोअर स्लोप है, तो वह आपका लो रेजिस्टेंस का हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है. आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारा जो आपका है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. दैट मींस आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करता है एक कंडक्टर में, ठीक है. तो हमारा सबसे पहला है
The following factor affect the resistance of a conductor. That means the first one is the resistance of a conductor is directly proportional to its length. लेंथ पे उसका फैक्टर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमारा कंडक्टर का हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, सॉरी इनवर्सली, यहाँ डायरेक्टली ना होके इनवर्सली है, यहाँ आप इनवर्सली लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको आप, मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। आप कंडक्टर इज डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है आपका, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आर इज, आप इनवर्सली देख रहे हैं 1 बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। फिर दूसरा है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि सारे मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, क्योंकि आपका मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, फिर आपका आयरन है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो वही आपका है कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए ये आपका, मैं इसको आर्बिट्री फॉर्म में जैसे दिखा देता हूँ। नाउ जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L दैट मींस योर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, इक्वेशन 1, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A, यानी A आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यहाँ देखते हैं। तो कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जब इसको हम इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक हम आपका रो देते हैं जिसको हम आपका रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रो इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड रो, RHO रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, विच डिनोट्स रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। रो के इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, तो यानी दोनों, ये आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक। अब आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A, आप लोग को एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी यानी रो ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट फेस ऑफ क्यूब, ठीक है। फिर आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी यानी रो ऑफ अ मटेरियल इज आल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ cylindrical conductor of the material of cross section area 1 meter square and length 1 meter when the current flow perpendicular to opposite end of the सिलेंडर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हो कि ये मेरा एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी हमको करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जो एरिया पार्ट हो, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो 1 बाई A, सॉरी L बाई A हमने किया है। नाउ फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू रो L बाई A, इफ R इज इक्वल टू, सॉरी L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू रो, यानी रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय ए स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है कि रेजिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इफ द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी, अब ये डिपेंड क्या करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर। तो आइए द SI यूनिट ऑफ रो, तो रो आपका क्या हो जाएगा, रो R इंटू A बाई L, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो सिंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज ओम होता है, तो इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ रो विल बी ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, क्योंकि R का कितना होता है आपका यूनिट
ओम होता है, ए का मीटर स्क्वायर लेंथ है तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये एम और ये आपका स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। या आपको एमसीक्यू में जरूर पूछता है कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है कि ये आप लोग को अभी एनसीईआरटी में शायद इतना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि टेम्परेचर आपका क्या होता है रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो इफ ρ1 and ρ2 are the value of resistivity of a material at temperature T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस और रिस्पेक्टिवली, यानी आपका ρ1 के लिए अलग टेम्परेचर होगा T1 एंड ρ2 के लिए अलग टेम्परेचर होगा T1। तो द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज कि the ratio of change in resistivity by original resistivity into rise in temperature। That means change in resistivity यानी ρ2 minus ρ1 by original resistivity यानी ρ1 and rise in temperature यानी T2 minus T1। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा, ये आपका अल्फा है इस पर डिग्री सेल्सियस है, यानी सी डिग्री सेल्सियस का पावर -1 है। ओके, ठीक है, अब आइए कि रेजिस्टिविटी क्या आपका हम देखते हैं कि अगले स्लाइड में कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी से किसी मटेरियल को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि आपका मैंने कंडक्टर को क्लासिफाई मतलब कि आपका प्रीवियस मैंने क्लासिफाई किया था मटेरियल को कंडक्टर एंड इंसुलेटर में, तो अब मैं रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग के बेस पे हम मटेरियल को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग मटेरियल को हम आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर में आपको क्लासिफाई किए हैं। इसमें कि आपका पहला है कंडक्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेटल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लैटिनम etc हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एज सच पोसेस स्मॉल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो which increase with temperature in case of alloy such as nichrome, manganese, ureca, resistivity is more than of a constituent metal is your conductor। मैं आपको बता दूं कि इस रेजिस्टिविटी के केस में कंडक्टर का जो रेंज होना चाहिए, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का जो रेंज होना चाहिए उसका, तो 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर है। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपका मतलब कि रेजिस्टिविटी आपका 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, उसी प्रकार से आपका सेमीकंडक्टर है कि दे पोसेस अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एज सच पोसेस ग्रेटर रेजिस्टिविटी as compared to the conductor। That means the range of the resistivity in a semiconductor material is 10⁻⁵ ohm meter to 10⁻2 ohm meter। ठीक है, as you that insulator these have practically no free electron and as such have a very high resistivity in the range of 10⁻10 ohm meter to 10⁻17 ohm meter, which decrease with rise in temperature। Okay, and superconductor, these are the material that is your metals and compounds whose resistivity becomes zero below a certain temperature called critical temperature or transition temperature। They are currently under observation in laboratories only। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पहले बोल दिया था कि आपका रेजिस्टिविटी के बेस पे हम मटेरियल को 4 प्रकार में डिवाइड किए हैं, जिसके में आपका मैंने हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कंडक्टर का 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर है। फिर आपका सेमीकंडक्टर का 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻2 ओम मीटर है। इंसुलेटर का 10⁻10 ओम मीटर टू 10⁻17
ओम मीटर है। ठीक है, आइए अब इसी के साथ आपका रेजिस्टिविटी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आइए अब हम चलते हैं आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल की ओर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल, इसमें अब आपका हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, दैट मीन्स आपका करंट जो है हर रेजिस्टेंस में आपका सेम होगा, बट आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका डिफरेंट होगा। तो जैसा कि आपका यहाँ पर ही आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ 3 रजिस्टर लिया है, आपका करंट आई यानी सारे रेजिस्टेंस में करंट मेरा सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस मेरा डिफरेंट है। तो R1, R2, R3 आर द 3 resistor connected in series. V is equal to potential difference across A and D, and V1, V2, V3 are the potential difference across R1, R2 and R3 respectively, and I is equal to current flowing through the combination. So it is clear that the total potential difference यानी V1 plus V2 plus V3, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो आपका हम वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू V इंटू R इन सीरीज, क्योंकि और आपका V1, V2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R सीरीज, बिकॉज V यानी हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का निकालना है डेरिवेशन। तो मेरा क्या होता है V1 plus V2 plus V3 from equation 1 and put the value of V1, V2, V3 in equation 2 from 1, यानी from equation 2 से हम equation 1 की ओर आपका V1, V2, V3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो I हम जानते हैं कि हमारा कॉमन है, मतलब है सब जगह सेम है, तो I हम आपका कॉमन ले लिए, तो I यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे I इंटू R सीरीज है, तो आपका I और I कैंसिल हो गया, था R1, R2, R3 इक्वल टू RC। दैट मीन्स अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को अगर हमको रखना है तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हो जाएगा। या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज अगर आपको करना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एज यू नो, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट विल बी डिफरेंट बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ऑल सर्किट, मैंने इन अ सर्किट डायग्राम। तो आपका यहाँ देख रहे हैं कि R1, R2, R3 3 रजिस्टर है, कनेक्टेड इन पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB है, I आपका हो जाएगा टोटल करंट फ्लो थ्रू द पॉइंट A एंड B से। ठीक है, A एंड B यानी आपका ये A हो गया और ये B हो गया। तो I1, I2, I3 इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली। इट इज क्लियर दैट टोटल I इज इक्वल टू I1, I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1, तो हम जैसा जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमने देख चुका है कि V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, V is equal to I2 into R2 and V is equal to I3 into R3। तो हमें I1, I2 and R3 निकालना है, तो V by R1, V by R2, V by R3। तो I is equal to V by R parallel, तो I1 plus R2 and V by RP। तो as you जब इसका हम सारा चीज करेंगे तो V by R1 plus V by R2 plus V by R3 plus V by R3 from equation 2। ठीक है, आइए अब यहाँ पे चलते हैं कि V इज पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सर्किट में हमारा सेम रहेगा, तो V हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 इज इक्वल टू V by RP। RP यानी P यानी यहाँ पे पैरेलल है, तो V और V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 इज इक्वल टू 1 by RP। तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। दैट मीन्स आपका हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी यहाँ पे आपका पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाता है। डेरिवेशन आप लोग को आता है तो आप लोग डेरिवेशन जरूर लिखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, आप लोग के एग्जाम्स में आते हैं डेरिवेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन आप लोग को एक्सप्लेन करने को। तो मैंने आपके एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे कि इफ टू रेजिस्टेंस R1, R2
are connected in parallel, then 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो 1 by Rp is equal to R1 plus R2 into R1 into R2. तो Rp is equal to R1 into R2 by R1 plus R2. ठीक है, आइए इसी के साथ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल का डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे आपका है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो करंट होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें कि आपको पहला होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। तो एसी आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी आपका होता है डायरेक्ट करंट। तो एज यू नो एज अ ग्राफ हम आपको बता दिए हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या है आपका डिफरेंस, कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वोल्टेज है और टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा कोई चीज फ्लो होता है। तो आपका यहाँ पर हम जो आपका रेड रंग से देख रहे हो वो आपका है डायरेक्ट करंट का ग्राफ, और आपका जो आप ब्लू रंग से देख रहे हो वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली वेयर डायरेक्ट डीसी फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। एज अ डिफरेंस भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डायरेक्ट एसी एंड डीसी, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं डिफरेंस भी बताते जा रहा हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट आपका होता है कि जिसका डायरेक्शन चेंज होता है पीरियोडिकली, बट डायरेक्ट डीसी जो होता है यानी डायरेक्ट करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। एसी जनरेटेड इन पावर प्लांट्स वेयर डीसी जनरेट बाय बैटरीज। डीसी इज मोर पावरफुल एंड डेंजरस इन कंपैरिजन विद एसी। AC is broadly used in home or office to prevent transmission loss as magnitude of, and DC is reduced over long distance but it does not affect AC। ठीक है, आइए उसके बाद हम आपका पढ़ते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है। या आपका मैक्सिमम टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि इसको हीटिंग इफेक्ट या स्टेट द जूल्स लॉ भी हम आपका इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका डेरिवेशन आपको जनरली पूछता है। तो आइए हम देखते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो व्हेनेवर अ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट after some time. This means that electric energy is being converted into heat energy। आप लोग समझ चुके होंगे। The heat produced due to the current flowing through a conductor depends upon, that means किसी भी कंडक्टर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट आई फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में अगर हमारा करंट कितना स्ट्रेंथ से फ्लो कर रहा है उस पर हमारा डिपेंड करेगा। फिर द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर उस पर होगा हमारा डिपेंड। फिर आपका द टाइम टी फॉर विच द करंट फ्लो, दैट मीन्स हीट यानी H is directly proportional to I square into R into T। This relation is called the Joule's law of heating। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब आपको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। कि जैसा कि आप एनर्जी के बारे में जानते हैं, तो एनर्जी क्या है हमारा, द टोटल वर्क डन बाय द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक एनर्जी। टू बी अ कैलकुलेशन work done, let V is equal to potential difference across the end of the conductor, I is equal to current flowing through the conductor, T is equal to time for which the current flow through the conductor, Q is equal to charge flowing through the conductor during time T। तो as you know that कि करंट आपका क्या होता है Q by T, यानी Q is equal to IT, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में भी ये चीज पढ़े हो। एंड V is equal to W by Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यानी वर्क डन क्या हो जाता है V इंटू Q हो जाता है। तो आपका फ्रॉम इक्वेशन से आपको हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपका W इज इक्वल टू VIT हो गया।
और ऑल्सो आप ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर है, तो इक्वेशन 2, तो W इज इक्वल टू वी आई टी मैंने अभी आपका निकाला था। तो इस V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे हम आई आर यहाँ लिख दिए, तो W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। यहाँ I और I यानी क्या हो गया, आई स्क्वायर, ये R हो गया, ये T हो गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई टी। और जैसा कि I आप जानते हैं कि V बाई R हो गया, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, तो W इज इक्वल टू V इंटू V बाई R इंटू टी, यानी W इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R। That means this work done is stored in the form of heat. So combining the formula 1, 2 and 3, H is equal to V into I into T, H is equal to I square IT and H is equal to V square into T by R. That means आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हीट का तीन तरीके से हम इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड टाइम, तो आपका हीट हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। इन टर्म्स ऑफ करेंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, तो I स्क्वायर R इंटू टी। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम एंड रेजिस्टेंस, तो V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई R। यहाँ आपका हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आपका हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मैंने आपको दोनों डिफिनेशन बताया है, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग पावर क्या जानते हैं कि वर्क डन बाय टाइम, यानी P इज इक्वल टू W बाई टी। तो P इज इक्वल टू W यानी आपका V इंटू आई इंटू टी, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था। तो मैं आपको V इंटू आई इंटू टी लिख दिया, यहाँ T और T कैंसिल हो गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया, ठीक है। यानी मैं यहाँ भी लिख दिया है कि W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, I इंटू आर इंटू आई, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ओके। फिर आपका क्या होता है, आई स्क्वायर, दैट मीन्स V स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। तो हम आप क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह पे, और ये R हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर और इधर R कट गया, तो V P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर हो गया। हम आज जैसा जानते हैं कि यूनिट ऑफ पावर यानी P इज इक्वल टू क्या है, वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी VI इंटू वाट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आपको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू आई, यानी वोल्ट यानी क्या है, हमारा वोल्टेज यानी हमारा V, और वोल्ट और आपका करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर भी बोल सकते हैं। और वोल्टेज और एम्पियर करंट में अगर हम देखें, या आप ऐसा यूनिट इसका वाट होता है। आप लोग को वाट ही जनरली मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन इट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। चलिए आपका हम लास्ट टॉपिक चलते हैं, जो आपका है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह टॉपिक, ये चीज मैं आपको क्लास 9 में भी बता चुका हूँ, ठीक है, जब मैं आप लोगों को वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ा रहा था। मैं आपको चलिए एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ अ पावर 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। That means 1 kilowatt hour is equal to 1 kW into 1H। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, किलोवाट को हमने वाट में चेंज कर दिया, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो 1000 वाट हो गया। 1 आवर, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि टाइम को हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में लेके चलते हैं। तो इन 1 आवर आप इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 सेकेंड। That means 1 hour is equal to 60 into 60 सेकेंड। That means आपका 1000 वाट into 3600 सेकेंड। 1000 वाट को हम क्या कर सकते हैं, आपका जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड में हमने कह दिया। फिर आपका क्या हो गया, 360 सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड यहाँ कैंसिल हो गया, आपका 36 000000
जूल हो गया, यानी 36 इंटू 10⁵ जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या 3.6 इज इक्वल टू 1 mj, ठीक है, यानी 1 मेगा जूल आपका इज इक्वल टू होता है 10⁶ जूल। तो इसको हम 3.6 mj भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स आपका 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या आपका 3.6 मेगा जूल भी होता है। यह आपको जनरली पूछता भी है और नहीं भी पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी में ये चीज रखना है। तो 10 इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इन किलोवाट, दैट मीन्स V यानी वोल्ट, I यानी एम्पियर, T यानी आवर बाई 1000, ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी का टोटल पॉइंट्स एंड टॉपिक्स कंप्लीट होता है। आपको न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग को लाऊंगा, एक न्यूमेरिकल्स का मैंने वीडियो आपको दे चुका हूं, ठीक है। अगले जो आपका क्लास होगा उसमें मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स का और डिफरेंट फार्मूलाज का। आप लोग को मैं ये बोलूंगा कि इस चैप्टर्स में आपके जितने भी फार्मूला है आप लोग, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास आपका न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आप लोग को सारे फार्मूले आने चाहिए, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सारे इस चैप्टर के सारे फार्मूले आप लोग पढ़ लेंगे, उसे याद कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका टोटली टॉपिक कंप्लीट होता है। जितना मैंने वीडियो या आपको स्लाइड वीडियो में आपका स्लाइड है वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट नोट्स है। आपको किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और इतने पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना कंफ्यूजन या डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू।